नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर ज्योति पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डच। हम जानेंगे कि डच जो थे वो भारत कैसे आए थे। इससे पहले हमने पढ़ा था आधुनिक भारत का ये पार्ट है। आधुनिक भारत में हमने देखा था कि यूरोपीय जो कंपनी थे वो भारत कैसे आए थे, पुर्तगाली भारत कैसे आए थे, यूरोपीय कंपनी में जो पुर्तगाली था वो भारत कैसे आया था। उसके बाद हम जानेंगे कि डच कैसे आए थे भारत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो डच थे वो कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1602 में आए थे। ये नीदरलैंड हॉलैंड से आए थे। ये कहाँ से आए थे? नीदरलैंड और हॉलैंड से। प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन डी हाउटमैन आया था। कौन आया था? प्रथम डच यात्री कौन थे? कॉर्नेलियन डी हाउटमैन थे। ठीक है। फेमस फॉर नीदरलैंड मतलब जो फेमस है नीदरलैंड वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है और फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए, इच्छा मृत्यु को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है। मतलब जो इच्छा मृत्यु को मान्यता दे, जो दुनिया का पहला देश है वो कौन सा है? नीदरलैंड और हॉलैंड था। हॉलैंड नाम हटा दिया गया। जो पहले नीदरलैंड और हॉलैंड ये एक ही नाम था। ठीक है। इसमें से हॉलैंड को नाम हटा दिया गया था तो नाम खाली क्या बच गया था? नीदरलैंड बच गया था। ठीक है। अब इस देश का नाम क्या पड़ गया था? बस नीदरलैंड। भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई थी। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे लगी थी? 1605 ईस्वी में लगी थी। और कौन सी जगह पे लगी थी? मसूलीपट्टनम में लगी थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। ये भारत में कपड़े का व्यापार करने आए थे। मतलब ये भारत में किस चीज़ का व्यापार करने आए थे? कपड़े का व्यापार करने आए थे। भारत में आने से पहले डच एक ऐसे व्यापारी थे जो दक्षिण पूर्व एशिया में जा चुके थे। मतलब ये भारत में आने से पहले ये दक्षिण पूर्व एशिया में भी जा चुके थे। ठीक है। वहाँ से आने के बाद ये भारत आए थे अपना व्यापार करने। डच भारत में आने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया में स्कीन हो चुके थे। मतलब वहाँ पे जाके वो अपना व्यापार कर चुके थे। ठीक है। भारत में डचों का लाभ प्रतिशत यूरोपियों में सबसे ज़्यादा रहा। मतलब जो जितने भी यूरोपीय कंपनी आई थी उनमें जो सबसे ज़्यादा लाभ किसने कमाया था? सबसे ज़्यादा लाभ डच ने कमाया था। ठीक है। भारत में डचों ने सबसे ज़्यादा जोर सूती वस्त्र व्यापार पर दिया था। मतलब जो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार किया था? सूती वस्त्रों का व्यापार किया था। ठीक है। डच व्यापारियों के हेड को फैक्टर कहा जाता था। मतलब जो डच व्यापारी के हेड हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें फैक्टर कहा जाता था। डच भारत में नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। मतलब जो डच के लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। ठीक है। विदेश का युद्ध 1759 में हुआ था। मतलब वेदश का युद्ध हुआ था एक। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश के बीच में हुआ था और डच के बीच में हुआ था। ठीक है। वेदश का युद्ध 1759 में हुआ था और ये युद्ध डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? डच और ब्रिटिश के बीच में। और डच हार गया था और ब्रिटिश जीत गया था। मतलब जब ये युद्ध हुआ तो उसमें से कौन जीता? उसमें से ब्रिटिश जीत गया और जो डच थे वो हार गए थे। ठीक है। वेदश युद्ध के बाद डच सदैव के लिए भारत छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए थे। मतलब ये युद्ध ही इसलिए हुआ था, इस शर्त पे हुआ था कि अगर हम जीतेंगे तो तुम्हें भारत को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है। और तुम अपने यहाँ पे व्यापार नहीं करोगे। तो वेदश का युद्ध ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ था। तो उसमें से जीता कौन था? ब्रिटिश जीते थे। जो डच थे वो हार गए थे तो उन्हें वापस जाना पड़ा। भारत छोड़ के पूर्व एशिया में वो वापस चले गए थे। ठीक है। डच भारत में कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए थे। 1602 में आए थे। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी कब आई थी भारत में? ठीक है। अब देखेंगे 1608 में आती है भारत में। जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी है वो कब आई थी? 1608 में आई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 में ये बनी थी। 1600 में कब ये बन के तैयार हो गई थी। ठीक है। इस कौन सी जगह पे तैयार हुई थी? इसका स्थान क्या है? लंदन में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश की जो रानी थी वो कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। भारत का राजा कौन था उस टाइम? अकबर था। जब ये कंपनी बनी थी तो भारत का उस टाइम राजा कौन था? अकबर था। कंपनी का पूर्व नाम मतलब पुराना नाम क्या था? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मजेस्टेंस ऑफ कंदल ट्रेंडिंग लंदन ट्रेंडिंग। ठीक है। इन 2D ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का नाम ही इतना बड़ा था। क्या था? दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंटेंस ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन 2D ईस्ट इंडिया। ठीक है। कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी। मतलब इसको शॉर्ट में इस कंपनी को क्या कहते थे? जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष तक परमिट जारी किया था। मतलब व्यापार करने के लिए जो परमिट जारी किया था वो कितने वर्ष तक जारी किया था? 15 वर्ष तक जारी किया था।
1604 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1604 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तब ब्रिटेन के नए सम्राट जेम्स प्रथम हुए थे। जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो सम्राट बने नए, वो कौन बने थे सम्राट? जेम्स प्रथम बने थे। 1604 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के परमिट को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, जेम्स प्रथम ने क्या क्या किया? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा एक लेटर पहुंचाया था। किसे? कहाँ पहुंचाया था? भारत में एक लेटर पहुंचाया था। उस लेटर का क्या नाम था? उस लेटर का फ्रेंड नाम था। ठीक है, हेक्टर नाम महल, मतलब कौन से जगह पे गए थे? महल में गए थे। वो महल कहाँ था? सूरत में था। और जहांगीर के द्वार में, मतलब उस टाइम किसका शासन था? उस टाइम जहांगीर का शासन था। और जो कैप्टन हॉकिंस थे वो कौन थे? जेम्स दूत का प्रथम का, मतलब जेम्स दूत था किसका था? प्रथम का। इसका जो था वो दूत थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को फ्रेंड नामक पत्र लेकर फारसी भाषा में, जो वो पत्र था वो किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था, भारत भेजा था। ठीक है, उस समय भारत का बादशाह जहांगीर था। मतलब जब वो लेटर भेजा था तो उस टाइम भारत पर जो शासन था, मतलब जो उस टाइम भारत का बादशाह था वो कौन था? जहांगीर था। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि एवं गुजरात में 400 का मनसन प्रदान किया। मतलब जो कैप्टन हॉकिंस था उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि भी प्राप्त की। किसने? जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त की कि आप इंग्लिश खान की उपाधि, मतलब एक उपाधि, जैसे गांधी जी को एक उपाधि दी गई, किसी किसी को उपाधि दी जाती है, तो वैसे ही कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि प्राप्त की। उस उपाधि का क्या नाम था? इंग्लिश खान की उपाधि। और उन्हें 400 गुजरात में 400 मनसक प्रदान भी किया गया था। ठीक है, अब मनसक का अर्थ क्या होता है? मनसक का अर्थ होता है ओहदा, मतलब एक उन्हें पद देना। ठीक है, अब देखिए, और ओहदा मतलब ये जो मनसक है उसे फारसी भाषा में कहा जाता है मनसक, ओहदे को, पद को। इनकी पहली फैक्ट्री 1611 में लगी थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में जो इनकी पहली फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ पे लगी थी? आंध्र प्रदेश में लगी थी। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में लगी थी। ठीक है, इनकी दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1613 ईस्वी में लगी थी, सूरत में लगी थी। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? आंध्र प्रदेश में 1611 ईस्वी में। और दूसरी फैक्ट्री इनकी कहाँ लगी? 1613 ईस्वी में, सूरत में। ठीक है, पहली फैक्ट्री पूर्वी तट में मसूलीपट्टनम में लगी थी। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? पूर्वी तट के मसूलीपट्टनम में लगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में लगी थी। चार छमी तट की पहली फैक्ट्री सूरत, जो चार छमी तट की, मतलब जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में इन्हीं की लगी थी। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगजा का विवाह ब्रिटिश युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ। जो पुर्तगाली की राजकुमारी थी, जो राजकुमारी का क्या नाम था? कैथरीन ब्रेंगजा का विवाह किससे हुआ था? ब्रिटिश के युवराज चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। कब हुआ था? 1662 में हुआ था। अब देखिए, विवाह के बाद अंग्रेजों को दहेज में बम्बई मिला। जब विवाह हुआ था तो अंग्रेजों को दहेज में क्या मिला? बम्बई दे दिया गया। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608। अब क्या हुआ था? जब 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड्स वार्षिक किराए के बदले BEIC को सौंप दिया तो बम्बई का संस्थापक गैरडियाल अंगियार को माना जाता है। जो बम्बई का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? गौंडियार अंगियार को। ठीक है, अब देखिए, तीन छोटे छोटे गांव कालीकटा, सूतानाती, गोविंदपुर को अंग्रेजों ने 1200 वर्ष की दर से मुगल सूबेदार अजीम असमान से किराए पर लिया था। मतलब जो अंग्रेजों ने किराए पर लिया था, किससे किराए पर लिया था? मुगल सूबेदार से। ठीक है, किससे किराए पर लिया था? मुगल सूबेदार से। और ये कौन कौन सी जगह को लिया था? कालीकटा, सूतानाती और गोविंदपुर को। ये क्या है? ये एक गाँव है, तीन छोटे छोटे गाँव है जिसको अंग्रेजों ने किराए पर लिया था। ठीक है, आजीम असनाम से किराए पर लिया। किससे लिया था? मुगल सूबेदार आजीम असनाम। इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर 1696 में जॉब चारनाक ने आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव डाली। मतलब जो पहले ये तीन गांव थे, इन तीनों गांवों को मिलाया और उसको क्या एक शहर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसे एक नाम दे दिया कलकत्ता। ठीक है, अब देखिए, कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चारनाक है। जो कलकत्ता शहर का संस्थापक, मतलब कलकत्ता शहर की शुरुआत, जो उसकी नींव रखी गई, जो उसका नाम रखा गया, उसे संस्थापक किसे माना जाता है? कलकत्ता शहर का जॉब चारनाक को। ठीक है, मद्रास शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। जो मद्रास शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डे को माना जाता है। भारत में अंग्रेजों की कुल 3 डकवाटर थे। मतलब कितने डेकवाटर थे? 3 डेकवाटर थे। मद्रास, पहला कौन सा है? मद्रास, जो कि पहली प्रेसिडेंसी है। और दूसरा क्या है? कलकत्ता, जो मुख्य प्रेसिडेंसी है। इस प्रेसिडेंसी का नाम क्या है? फोर्ट विलियम था। ठीक है,
तीसरी कहाँ थी? बम्बई थी। इनकी कुल 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। पहला मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई, ठीक है। आगे चलकर एक कमज़ोर मुग़ल बादशाह फ़ारूक़ी शियर 1713 से 1719 तक हुआ। फ़ारूक़ी शियर को भयानक बीमारी फोड़ा हो गया था, उन्हें एक बीमारी हो गई थी फोड़ा। तब उसका इलाज कराने के लिए ब्रिटिश शिष्टमंडल भारत आया था। कौन आया था? ब्रिटिश से शिष्टमंडल भारत आया था, जिसमें ऑफिसर जॉन सरमन सर्जन भी आए थे और जॉन हैलिटन। फ़ारूक़ी शियर का इलाज होने पर वह काफ़ी प्रसन्न हुआ अंग्रेज़ों से। जब उनका इलाज कर दिया अंग्रेज़ों ने तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ठीक है। फिर देखिए, फ़ारूक़ी शियर ने 1717 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड परमिट जारी कर दिया गया। मतलब जो उसमें जो टैक्स थे वो सब कुछ फ्री कर दिया अंग्रेज़ों के लिए। क्यों फ्री कर दिया? क्योंकि उनका जो फोड़ा था वो सही कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और जो ब्रिटिश से जो आए थे, मतलब सर्जन आए थे, उन्होंने उनका फोड़ा सही कर दिया। तो उन्होंने खुश होकर जो बंगाल में जितने भी टैक्स थे वो ब्रिटिश कंपनी के लिए क्या कर दिए गए थे? फ्री कर दिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार के लिए परमिट। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले तो 3000 वार्षिक कर आता था, अब तो वो कर मुक्त कर दिया। मतलब उन्हें बिना टैक्स के, बिना किसी टैक्स दिए, बिना परमिट दिखाए, मतलब हर काम वो फ्री कर रहे थे, वहाँ पे पूरा मुफ्त कर दिया था, ठीक है। आगे चलकर यही मैग्ना कार्टा कंपनी और नवाब के बीच विवाद का कारण बना। तो यही जो मैग्ना कार्टा था, मैग्ना कार्टा कंपनी थी और नवाब के बीच क्या हो गया था? विवाद पैदा हो गया था। इसी कारण जो टैक्स वो थे फ्री कर दिए गए थे, ठीक है। तो यही था ब्रिटिश का भारत में आगमन और डच का भारत में आगमन। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप ईमेल पे भी पूछ सकते हैं मेरे मैसेज करके, अगर आपको कोई भी डाउट हो। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो भी कमेंट में या मेरी ईमेल पे मैसेज कर सकता है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें।